कहाँ से मोटिवेशन मिला कि आपको यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी चाहिए और सिविल सर्वेंट बनना चाहिए? शुरू में मेरे को याद है कि बहुत पहले जब मैं क्लास 9-10th में था तब वो दिमाग में कहीं ये कीड़ा घुस गया था। तो उस समय कंपटीशन सक्सेस रिव्यू आती है, आज भी मेरे को याद है उस समय टॉपर की फ़ोटो छपती थी कवर पेज पे। उससे बहुत मोटिवेट होते थे। मेरा बहुत ही छोटे से गाँव में हरियाणा में मेरा जन्म हुआ और मेरी मदर की जल्दी डेथ हो गई और मैं अपने मामा के गांव बहुत साल रहा। तो शुरुआत की पढ़ाई जो है मैंने गांव के स्कूल में ही शुरू की, जो गवर्नमेंट स्कूल था मामा के गांव में। तो मैंने ऐसे इस किताब में 7 रोल मॉडल पब्लिक को एस्पिरेंट्स के सामने प्रस्तुत किए हैं, जो बहुत नॉर्मल सी फैमिली के हैं, बिल्कुल नॉर्मल बच्चे हैं, जो हज़ारों लाखों बच्चों जैसे ही हैं। टोटली अनप्रिडिक्टेबल नहीं है। आप ये कहोगे कि ये टोटली अनप्रिडिक्टेबल एग्ज़ाम है, नहीं नहीं नहीं, ये कोई ऐसा नहीं है कि ये कोई गैम्बल है, जुआ है या कुछ है, नहीं। अगर आपने सिंसियरली तैयारी की है तो आपका सिलेक्शन होगा। स्लेव्स होम मिनिस्टर के घर पे भी थे, जो स्टेट के होम मिनिस्टर थे उस समय के, और हमने वहाँ से भी पुलिस भेज के वहाँ से स्लेव मुक्त कराए, जो स्टेट का होम मिनिस्टर है। आई थिंक दैट वाज वेरी टफ डिसीजन एट दैट टाइम। तो ये आज भी अगर मेरे को करियर चुनने का मौका मिले कि वापस मेरे को डिसाइड करना है मेरा क्या करियर होगा, तो मैं सिविल सर्विस को ही, आईएएस को ही चुनूँगा, क्योंकि इतना सारा इसमें आपको चैलेंजेस मिलते हैं, इतनी सारी आपको वैरायटी मिलती है, इतना आपका स्टेटस भी रहता है। हेलो स्टूडेंट्स, सीजीबी मेंटर्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज हमारे साथ स्पेशल गेस्ट है मिस्टर सज्जन सिंह यादव, एडिशनल सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड द राइटर ऑफ दिस बुक। तो आज हम उनसे जानेंगे इस बुक को लिखने का मोटिवेशन कहाँ से मिला। इससे पहले भी उन्होंने एक बुक लिखी है, इंडिया वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी। तो आप वो बुक, ये दोनों बुक अमेजन स्टोर पे भी अवेलेबल है, अगर आप पढ़ना चाहते हैं, एज इंस्पायरेंट हैं। काफ़ी मोटिवेटिंग बुक है ये। 7 यूपीएससी क्लियर जिन्होंने किया है एग्ज़ाम, 7 डिफरेंट स्टोरी है, आपको मोटिवेट करेगी। और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ मैं। सर अभी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में एज एडिशनल सेक्रेटरी वर्किंग हैं। उन्होंने वेटनरी सर्जन में डिग्री करने के बाद मास्टर इन पब्लिक पॉलिसी किया है यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा यूएसए से। उसके बाद पब्लिक हेल्थ में पीएचडी की हैं एंड स्टार्टिंग करियर उनको एग्मट कैडर मिला था, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिज़ोरम यूनियन टेरिटरी वाला। सो स्टार्टिंग पोस्टिंग मिज़ोरम में रही थी। उसके बाद से डिफरेंट लोकेशंस पे इनकी पोस्टिंग रही है और आज हमारे साथ अपनी जर्नी शेयर करेंगे। सो सर, वेलकम टू आवर प्लेटफॉर्म। थैंक यू। अच्छा, मैं बस ये भी बताना चाहूँगा कि ये किताब हिंदी में भी है। हिंदी में इसका टाइटल है लक्ष्य यूपीएससी, और इस किताब में जैसा आपने बताया 7 जो सक्सेसफुल एस्पिरेंट्स हैं, जिन्होंने पिछले 2-3 साल में ये सिविल सर्विस एग्ज़ाम दिया और टॉप रैंक में आए, उनकी स्टोरीज़ हैं कि उनके सामने उनकी लाइफ कैसी थी, उनके सामने क्या चुनौतियाँ आई, क्या उन्होंने स्ट्रेटजी अपनाई, क्या सिलेक्शन हुआ, और सिलेक्शन के बाद की भी कुछ अच्छी इसमें इंसिडेंट्स हैं कि जब मसूरी एकेडमी जाते हैं वहाँ क्या होता है, या भारत दर्शन होता है ट्रेनिंग के दौरान, या डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग होती है उसमें कैसा उनका अनुभव रहा, या फर्स्ट पोस्टिंग के समय उनका अनुभव क्या रहा, उसके बारे में भी बताया। तो सर, पहले मैं जानना चाहूँगा कि आपका थोड़ा सा कि आपने यूपीएससी प्रिपरेशन, जैसे ग्रेजुएशन के बाद जनरली हरियाणा में मैंने जैसे देखा कि आप हरियाणा से बिलोंग करते हैं, तो बहुत सारे, जैसा मैं भी खुद हरियाणा से बिलोंग करता हूँ, तो वहाँ पे रुझान थोड़ा डिफेंस की तरफ ज़्यादा रहता है कि डिफेंस में एसएसबी दिया जाए या डिफेंस में जॉब ली जाए। तो आपने यूपीएससी करियर कहाँ से मोटिवेशन मिला कि आपको यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी चाहिए और सिविल सर्वेंट बनना चाहिए? हाँ, डेफिनेटली हरियाणा में बहुत लोग आर्मी में जाते हैं। मेरे फादर भी आर्मी में थे, वो तो हालांकि जवान से या सिपाही से भर्ती हुए थे, और मैं आर्मी कैंटोनमेंट में बहुत साल रहा। 12 साल मैंने आर्मी कैंटोनमेंट में ही पढ़ाई की है, केंद्रीय विद्यालय में। और मेरे पे भी बहुत था, पेरेंट्स भी चाहते थे कि आर्मी ऑफिसर बने। हर एक आर्मी मैन का सपना होता है कि उसका बच्चा आर्मी ऑफिसर बने। तो मैंने भी एनडीए का एग्ज़ाम दिया था, पर अनफॉर्चुनेटली मेरा क्लियर नहीं हुआ। तो पर मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट शुरू से ही था सिविल सर्विस में, थोड़ा आर्मी की तरफ कम रुझान था।
तो शुरू में मेरे को याद है कि बहुत पहले जब मैं क्लास 9-10th में था तब वो दिमाग में कहीं ये कीड़ा घुस गया था। तो उस समय कंपटीशन सक्सेस रिव्यू आती है, आज भी मेरे को याद है उस समय टॉपर की फ़ोटो छपती थी कवर पेज पे। उससे बहुत मोटिवेट होते थे कि अरे कभी हमारी भी फ़ोटो आएगी ऐसे कवर पेज पे मैगज़ीन के। और धीरे-धीरे आईएएस के बारे में उन मैगज़ीन्स में पढ़ा, जनरल नॉलेज धीरे-धीरे बढ़ी। तो ये सपना धीरे-धीरे मैं कहूँगा अंकुरित होता रहा, जर्मिनेट हुआ, थोड़ा बड़ा हुआ। तो जब कॉलेज की पढ़ाई ख़त्म होने वाली थी, जब इंटर्नशिप थी, मैं वेटनरी सर्जन हूँ, तो हमारा वेटनरी डॉक्टर का जब फाइनल होता है सेमेस्टर, उसके बाद 6 महीने की इंटर्नशिप होती है। तो इंटर्नशिप के दौरान मैंने थोड़ी-थोड़ी पढ़ाई शुरू की और सबसे पहले 93 का एग्ज़ाम मैंने दिया, जिसमें कि मेरा प्रीलिम्स और मेंस क्लियर हुआ, लेकिन फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ। लेकिन सेकंड अटेम्प्ट जो मेरा था 94 एग्ज़ाम और मेरा 95 बैच है, तो उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ, 26th रैंक आई। तो उस समय से ही मैं कहूँगा कि थोड़ा बचपन से ही एक दिमाग में था और धीरे-धीरे देखते हुए कि ऑफ़िसर इतना अच्छा काम करते हैं, आईएएस ऑफ़िसर इतना चेंज ला सकते हैं। और हरियाणा में ये बहुत फ़ेमस है, कोई भी कुछ बोलता है तो बोलते हैं क्या तू डीसी लगा हुआ है? मतलब हरियाणा के लोगों के लिए डीसी सबसे बड़ी चीज़ है और डीसी बनता है आईएएस ऑफ़िसर ही। तो ये एक सपना वहाँ से उसकी शुरुआत हुई। और जैसा कि आपकी इस जर्नी में बहुत डिफ़िकल्ट स्टेप्स भी रहे हैं, डिफ़िकल्ट जर्नी रही है बचपन से कि आपने काफ़ी यंग एज में यू लॉस्ट योर मदर। हाँ। तो उस जर्नी का क्या कुछ डिटेल्स हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे आप? जर्नी तो जैसे आपको पता है मेरा बहुत ही छोटे से गांव में हरियाणा में मेरा जन्म हुआ और मेरी मदर की जल्दी डेथ हो गई और मैं अपने मामा के गांव बहुत साल रहा। तो शुरुआत की पढ़ाई जो है मैंने गांव के स्कूल में ही शुरू की, जो गवर्नमेंट स्कूल था मामा के गांव में। और 2-3 साल की पढ़ाई के बाद फिर मैं अपने पापा के साथ चला गया केंद्रीय विद्यालय में। पहले दिल्ली कैंट में 4 साल रहे, फिर जम्मू में रहे, फिर मेरठ में रहे। तो मैंने अपनी पहली से 12वीं तक और क्लास 1 to 12 की जो स्कूल एजुकेशन है मेरी, वो केंद्रीय विद्यालय में है। अलग-अलग केंद्रीय विद्यालय दिल्ली, जम्मू, मेरठ के केवी से है। उसके बाद फिर मैं जो हरियाणा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी हिसार है, उसमें कॉलेज ऑफ वेटनरी साइंस से मैंने ग्रेजुएशन की और वेटनरी डॉक्टर मैं हूँ। और उसके इमीडिएटली बाद मैंने तैयारी शुरू की थी सिविल सर्विसेज की और फिर उसके बाद आईएएस में आ गया। बाकी मेरी एजुकेशन सर्विस के दौरान बहुत सारी एजुकेशन हुई, लगातार मैं पढ़ाई करता रहा क्योंकि मेरे को शौक़ है। तो मैंने एमबीए किया, मास्टर्स इन पब्लिक पॉलिसी किया, डॉक्टरेट इन पब्लिक हेल्थ किया, तो बाकी बाद में पढ़ाई हुई। ओके, जैसा कि मैंने देखा आपने एमबीए एफएमएस फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ काफ़ी जाना-माना कॉलेज है जी। एमबीए के लिए। हाँ। तो वहाँ से एमबीए किया, उसके बाद मास्टर इन पब्लिक पॉलिसी, पीएचडी इन हेल्थ और यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा से आपने मास्टर डिग्री की। तो आपकी इस जर्नी में चाहे प्रिपरेशन की जर्नी हो या एज ए सिविल सर्वेंट, इस जर्नी में कुछ ऐसे मोमेंट जो आपके लिए बहुत ही चैलेंजिंग रहे हो? क्योंकि हमारे मोस्टली व्यूअर्स हैं ये फ्यूचर यूपीएससी एस्पायरेंट्स हैं या अभी में यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मोस्टली जानना चाहते हैं कि एज ए सिविल सर्वेंट क्या हम चैलेंज फेस करते हैं या प्रिपरेशन जर्नी में भी हमने कोई स्पेसिफिक चैलेंज फेस किए थे? बहुत सारे चैलेंज आते हैं सिविल सर्विस में आने के बाद भी। हालांकि जो शुरू की जर्नी है, जो तैयारी की जर्नी है, वो बहुत मुश्किल है, सबको पता है, बहुत टफ है। लेकिन जब आप एक एग्ज़ाम पास कर जाते हैं और सिविल सर्विस में एंट्री होती है, तो एक तरह से तो बहुत रिलीफ होता है कि चलो अब मेरा एक कैरियर का मिल गया डेस्टिनेशन, अब मेरा एक कैरियर बन गया। लेकिन कैरियर में बहुत कुछ सीखना पड़ता है, डेली की लर्निंग होती है। वहाँ जब आप फील्ड में जाते हैं तो कैसे आप लोगों को सेटिस्फाई करें, कैसे लोगों के जीवन में खुशियाँ लाएँ, कैसे लोगों का ज़िंदगी को चेंज कर सकते हैं, क्या चेंज ला सकते हैं, एक तो बहुत बड़ा चैलेंज ये है। और इसको कर सकते हैं क्योंकि इतनी सारी सरकार की स्कीमें होती हैं, इतने सारे रिसोर्सेज आपके पास हैं, फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज भी हैं, एक्सपर्ट्स भी हैं। जब आप एक डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं तो आपके पास एजुकेशन ऑफिसर भी है, हेल्थ ऑफिसर भी है, सोशल वेलफेयर ऑफिसर भी है, एग्रीकल्चर ऑफिसर भी है, वेटनरी वाला भी है, तो सब आपको रिपोर्ट कर रहे हैं। तो आप बहुत कुछ लोगों के लिए कर सकते हैं। तो कैसे ये चेंज लाएं लोगों को कि आपको भी सेटिस्फेक्शन मिले और लोग भी आपके काम को याद रखें, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। उसके बाद में और भी चैलेंजेस होते हैं। उस समय आपको पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव से डील करना है, आप सीधा
एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से गए हैं, फिर आपको आइडिया नहीं है कि कैसे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव का हायरार्की क्या है, उनकी इच्छाएं क्या हैं, और तीसरा फिर प्रेस या मीडिया से डील करना होता है। तो इस तरह के बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं सिविल सर्विस में आने के बाद भी। इस जर्नी में एज ए सिविल सर्वेंट कोई ऐसा मोमेंट जिससे आपको ये फील होता है कि सिविल सर्विसेज चुनना आपका राइट डिसीजन था? नहीं, वो तो देखिए हर स्टेज पे लगता है, क्योंकि डेली आप इतना कुछ कर पाते हो, तो ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट होते हैं ज़रूर। तो वो भी मैं बताना चाहूँगा कि जैसे मैं अरुणाचल प्रदेश में था बहुत साल पहले एक डिस्ट्रिक्ट में, तो वहाँ पहुँचने पे पता चला कि वहाँ पे तो एक स्लेव ट्राइब है जो दूसरी ट्राइब की स्लेव है। ऐसे 5-6 हज़ार लोग थे जो जिनको कि कोई सैलरी नहीं मिलती थी, जो अपने मास्टर के लिए काम करते थे और उनको घर भी नहीं मिलता था, इवन खाना भी नहीं मिलता था काम के बदले में। तो उनको 5-6 हज़ार लोगों को हमने स्लेवरी से मुक्त करवाया, छुड़वाया, उनके लिए एक अलग गांव बनवाया, उनको सारी सुविधाएं देने की कोशिश की, उनको एजुकेशन देने की कोशिश की, उनको स्किल दिए। तो ये एक अपने आप में बड़ी चीज़ है। इसके अलावा भी हर पोजीशन में आपको बहुत सारा काम करने का मौका मिलता है। तो मेरे को लगता है कि हर दिन आप जब शाम को जाते हो तो आपको ये सेटिस्फेक्शन होती है कि हाँ, मैंने सही करियर चॉइस की, हाँ, मैंने आज लोगों के लिए कुछ अच्छा काम किया। आपकी प्रिपरेशन जर्नी के दौरान आपका कोई ऐसा मोमेंट जो आज आपको आज भी मोटिवेट करता है या इंस्पायर करता है? उसमें मैं कहूँगा कि वो मोमेंट, जैसे जिस दिन पहले अटेम्प्ट का रिज़ल्ट आया 93 एग्ज़ाम का और मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो मैं ऐसे नहीं बैठा कि नहीं मैं तो अब नहीं कर सकता कुछ, ये तो बहुत बड़ा धक्का लग गया और बहुत बड़ा फेलियर हो गया और मैं कहाँ अंधकार में आ गया, अभी 10 दिन के बाद दूसरा प्रीलिम्स है, दूसरे अटेम्प्ट की तैयारी करनी है। नहीं, उस समय मैं अपने आप में सुदृढ़ रहा, अपने आप को वापस गैदर किया, अपने आप को हिम्मत बधाई, अपने आप को फिर से तैयार किया उसी बैटल के लिए जो 1 साल चलती है। तो मैं सोचता हूँ कि ये एक ऐसा मोमेंट है जो हमेशा आपको याद रखना चाहिए कि कोई भी फेलियर जो है वो बहुत दिन तक नहीं चलता है। किसी भी फेलियर को आप पार कर सकते हो, किसी भी फेलियर से आपको दब के नहीं रहना चाहिए, डिमोरलाइज नहीं होना चाहिए, उसको एक स्टेपिंग स्टोन बनाना चाहिए कि हम इसके ऊपर चढ़ के और ऊंची छलांग लगा सकते हैं। हमें अपने फेलियर से लर्निंग्स लेनी चाहिए। बिल्कुल, फेलियर से लर्निंग लेनी चाहिए, उसमें क्या कमी रह गई अपने अटेम्प्ट में उसको देखना चाहिए और उस कमी को कैसे पूरा करते हुए आपको टॉप करना है ये देखना चाहिए। अब आते हैं आपकी बुक स्केलिंग माउंट यूपीएससी। जी, तो कहाँ से मोटिवेशन मिला ये बुक लिखने का आपको? मेरे को लगा कि जैसे मैं था बहुत ही नॉर्मल बैकग्राउंड से, गांव से, नॉर्मल फैमिली, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से, ऐसे हज़ारों लाखों बच्चे हैं जो सोचते हैं कि वो कुछ करके दिखाएं। ऐसे हज़ारों लाखों बच्चे रोज़ सोचते हैं कि आईएएस अफसर बन के दिखाएं या आईपीएस ऑफिसर बन के दिखाएं। उनके मन में सपना रहता है, लेकिन फिर वो ना तो गाइडेंस मिल पाती है, ना लॉन्ग टर्म मोटिवेशन मिल पाता है। तो वो सपना बस एक इच्छा रह जाती है और फिर वो अपने फैमिली के कहने पे या क्योंकि और कोई रास्ता उनको नहीं दिखता है, तो फिर अपना कोई और छोटी मोटी जॉब पकड़ लेते हैं या दूसरे किसी करियर की तरफ बढ़ जाते हैं जो उनको सेटिस्फाई नहीं करता। उनको फिर ज़िंदगी भर ये मलाल रहता है कि अरे मैंने तैयारी नहीं की, मैं भी कुछ कर सकता था, मेरे में भी काबिलियत है। तो ऐसे बच्चों को मोटिवेशन मिले, ऐसे बच्चों के सामने एग्जाम्पल्स हों, ऐसे बच्चों के सामने रोल मॉडल हों। तो मैंने ऐसे इस किताब में 7 रोल मॉडल पब्लिक को एस्पिरेंट्स के सामने प्रस्तुत किए हैं जो बहुत नॉर्मल सी फैमिली के हैं, बिल्कुल नॉर्मल बच्चे हैं जो हज़ारों लाखों बच्चों जैसे ही हैं, लेकिन उन्होंने मेहनत की, उन्होंने अपने सपने को पूरा किया, तो और वो आज आईएएस ऑफिसर बने। तो ये उन 7 ऐसे बच्चों की कहानी है जो अपने संघर्ष करके अपने सपने पूरे करते हैं। तो वो हज़ारों लाखों बच्चों के लिए रोल मॉडल है। दूसरा, बच्चों को गाइडेंस नहीं मिल पाती है कि क्या करें, मैं बनना तो चाहता हूँ आईएएस ऑफिसर, पर करूँ क्या, कैसे पढ़ाई करूँ, क्या सिलेबस है, कितने एग्ज़ाम होते हैं, कितने पेपर होते हैं, कितनी स्टेज होती हैं एग्ज़ाम की, क्या ध्यान रखना चाहिए, क्या स्ट्रेटजी बनानी चाहिए, कैसे टाइम मैनेजमेंट करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ भी इस किताब में मैंने लिखी हैं और बिल्कुल लेटेस्ट जो एस्पिरेंट्स हैं, ये जो बच्चे हैं, ये पिछले 2-3 साल में ही सेलेक्ट हुए हैं। तो इन्होंने जो मेरे को अपनी पूरा रहस्य बताया, अपनी स्ट्रेटजी बताई, अपने तरीके बताए,
उन सबको मैंने इस किताब में लिखा है ताकि बाकी हज़ारों लाखों बच्चे इनसे मोटिवेट हों, इनसे गाइड हों। इस बुक में 7 स्टोरीज आपने बताई, 7 यूनिक स्टोरीज। इन 7 स्टोरीज में भी जो सबसे आपको यूनिक लगी हो, सबसे डिफरेंट और देखो ये सारी स्टोरीज़ अपने आप में डिफरेंट हैं, अलग अलग बैकग्राउंड से हैं, अलग अलग एज ग्रुप के बच्चे हैं, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट हैं, तो अपने आप में तो सारी ही यूनिक हैं। लेकिन एक दो मैं एग्जांपल के लिए बताऊंगा। जैसे इसमें एक स्टोरी है भरत सिंह की, 7 सक्सेसफुल एस्पिरेंट्स जिन्होंने सिविल सर्विस एग्जाम दिया और टॉप रैंक में आए, उनकी स्टोरीज़ हैं, उनकी लाइफ कैसी थी, उनके सामने क्या चुनौतियाँ आई, क्या क्या उन्होंने स्ट्रेटजी अपनाई, फर्स्ट पोस्टिंग के समय उनका अनुभव क्या रहा। मैं आर्मी कैंटोनमेंट में बहुत साल रहा, 12 साल मैंने आर्मी कैंटोनमेंट में ही पढ़ाई की है केंद्रीय विद्यालय में। पियोन है एक स्कूल, हरियाणा में बहुत लोग आर्मी में जाते हैं, मेरे फादर भी आर्मी में थे, कभी हमारी भी फ़ोटो आएगी ऐसे कवर पेज पे मैगज़ीन के। धीरे धीरे आईएएस के बारे में उन मैगज़ीन्स में पढ़ा। 93 का एग्ज़ाम मैंने दिया जिसमें कि मेरा प्रीलिम्स और मेंस क्लियर हुआ लेकिन फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ। जब आप एक डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं तो आपके पास एजुकेशन ऑफिसर भी है, हेल्थ ऑफिसर भी है, सोशल वेलफेयर ऑफिसर भी है, एग्रीकल्चर ऑफिसर भी है, वेटनरी वाला भी है, तो सब आपको रिपोर्ट कर रहे हैं। तो आप बहुत कुछ लोगों के लिए कर सकते हैं। आपको पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव से डील करना है। मैं अरुणाचल प्रदेश में था बहुत साल पहले एक डिस्ट्रिक्ट में, तो वहाँ पहुँचने पे पता चला कि वहाँ पे तो एक स्लेव ट्राइब है जो दूसरी ट्राइब की स्लेव है। ऐसे 5-6 हज़ार लोग थे जो जिनको कि कोई सैलरी नहीं मिलती थी, जो अपने मास्टर के लिए काम करते थे और उनको घर भी नहीं मिलता था, इवन खाना भी नहीं मिलता था काम के बदले में। तो उनको 5-6 हज़ार लोगों को हमने स्लेवरी से मुक्त करवाया। पहले अटेम्प्ट का रिज़ल्ट आया 93 एग्ज़ाम का और मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। कोई भी फेलियर जो है वो बहुत दिन तक नहीं चलता है। किसी भी फेलियर को आप पार कर सकते हो, किसी भी फेलियर से आपको दब के नहीं रहना चाहिए, डिमोरलाइज़ नहीं होना चाहिए। उसको एक स्टेपिंग स्टोन बनाना चाहिए कि हम इसके ऊपर चढ़ के और ऊंची छलांग लगा सकते हैं। मैंने तैयारी नहीं की, बच्चों को गाइडेंस नहीं मिल पाती है कि क्या करें। मैं बनना तो चाहता हूँ आईएएस ऑफिसर, पर करूँ क्या। एक स्टोरी है भरत सिंह की, जो घर में दीदी काम करती हैं, उनका बच्चा है। ये बच्चा सर्वेंट क्वार्टर में ही पैदा हुआ और उसके फादर एक छोटा से पियोन है एक स्कूल में। टाटा मोटर्स में नौकरी भी मिल गई लेकिन सेटिस्फाई नहीं हुआ कि नहीं मेरा सपना अभी पूरा नहीं हुआ है। वो नौकरी छोड़ के उसने आईएएस की तैयारी की और फिर तीसरे अटेम्प्ट में वो सेलेक्ट हुआ, अंजलि शर्मा। और ये बच्ची बिल्कुल सही नॉर्मल लाइफ चल रही थी जब तक ये 15-16 साल की थी, लेकिन 10वीं क्लास में कुछ बीमारी हुई जिससे इसकी आंखें चली गई और ये बिल्कुल बच्ची अंधी हो गई, इसको बिल्कुल दिखाई नहीं देता है। दुख हुआ, बहुत रोई भी, लेकिन वापस उसने ठाना कि मेरे को पढ़ाई पूरी करनी है, मेरे को किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना है। वापस क्लास 11th ज्वाइन की 1 साल के गैप के बाद। सुन सुन के उसने पढ़ाई की। खुद तो लिख नहीं सकती थी एग्ज़ाम, तो स्क्राइब लेना पड़ा और स्क्राइब बहुत बार ऐसे मिले जो कुछ लिख ही नहीं पा रहे थे। लेकिन इन सारी बाधाओं को पार करके ये लड़की सेलेक्ट हुई। एक स्टूडेंट को 3-4 अटेम्प्ट्स के बाद अपना बैकअप प्लान ढूंढना चाहिए। या आप अपने कंफर्ट जोन के अंदर ही घुसे हुए हैं कि मैं तो बस इतना ही कर सकता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा, तब ऑब्वियसली आपका सिलेक्शन नहीं होगा। इसमें वसीम अहमद भट्ट की स्टोरी है, जो कश्मीरी बच्चा है। पेरेंट्स को बोलती थी या अपने भाई बहन को बोलती थी कि मेरे को लेसन पढ़ के सुना दो, तो सुन सुन के इस बच्ची ने क्लास 11th-12th की। ऐसे ही उसका फर्स्ट अटेम्प्ट में ही प्रीलिम्स भी क्लियर हुआ, मेंस भी क्लियर हुआ, उसको आईआरएस में सिलेक्शन हुआ। उसको लगा कि मैं तो एक बार प्रीलिम्स भी कर चुका हूँ, मेंस भी कर चुका हूँ, इंटरव्यू में भी कर चुका हूँ पास, तो वो ओवर कॉन्फिडेंस एक उसके दिमाग में रहा और उसका प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ। सेकेंड अटेम्प्ट में प्रीलिम्स में वो ओवर कॉन्फिडेंट हो गया। मिन्नू पीएम जो केरला पुलिस में जूनियर क्लर्क थी, प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि सीसेट में अच्छा नहीं किया। और सीसेट में अच्छा क्यों नहीं किया कि जनरल स्टडीज़ के पेपर के बाद वो अपना जनरल स्टडीज़ का ही चेक करती रही कि मैंने कौन सा क्वेश्चन किया है, कौन सा नहीं किया है, और उसमें कुछ क्वेश्चन उसको लगे कि गलत हो गए तो उसका पूरा मूड ख़राब हो गया और वो फोकस नहीं कर पाई सीसेट पे, तो सीसेट में फेल हो गई। हालांकि जनरल स्टडीज़ में अच्छे नंबर आए। तो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस बहुत सारी करनी पड़ेगी। तो मॉक टेस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी है। इसी तरह आंसर राइटिंग प्रैक्टिस एंड कंपेयरिंग देम विद मॉडल आंसर्स। पहले बिहार सिविल सर्विस एग्ज़ाम में सेलेक्ट हुई, उसके बाद आईएएस में सेलेक्ट हुई। तो ये भी बहुत दिखाती है आपको कि आपको हारना नहीं है फेल्योर से,
आपको जो सेटबैक होते हैं उससे डरना नहीं है। और एक दृढ़ निश्चय कर ले हाँ, तो इंसान कोई कुछ भी कर सकता है। सिचुएशन में खोना नहीं है कि ये सिचुएशन से मैंने हार मान ली है, नहीं, एक दृढ़ निश्चय करके अपने सपने पे लगे रहना है। इसी बुक की स्टोरीज में कोई ऐसी स्टोरी जो आपकी स्टोरी से मिलती जुलती हो? देखो, सभी की स्टोरी अपनी यूनिक होती है। तो इस बुक में जो स्टोरीज़ हैं वो अलग अलग बच्चों की हैं, उनसे बहुत सारी चीज़ें रिजेंबल करती हैं, लेकिन कई बार बहुत चीज़ें अलग भी हो जाती हैं। तो ऐसा कुछ एग्जैक्ट सिमिलैरिटी नहीं है, लेकिन सब बच्चों की अलग यूनिक स्टोरी है। एक आज के दौरान में देखा है हमने, जो एस्पायरेंट्स हैं, यूपीएससी एस्पायरेंट्स जनरली मेंटल हेल्थ के इशू बहुत फेस करते हैं, क्योंकि मल्टीपल अटेम्प्ट्स दे रहे हैं, सक्सेस नहीं मिल रही है, उसके बाद ये काफ़ी चैलेंजिंग इशू भी है स्टूडेंट्स के लिए। तो इसके ऊपर में आपका क्या व्यू है कि स्टूडेंट्स को इसे कैसे टैकल करना चाहिए? देखो, बहुत टफ एग्ज़ाम है, नो डाउट। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम टफ ही होता है, और सिविल सर्विस का एग्ज़ाम और भी टफ है। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, सभी एग्ज़ाम में ज़्यादा है, पर इसमें कई गुना ज़्यादा है। तो इसलिए बच्चों को स्ट्रेस होना बहुत नॉर्मल चीज़ है इसमें, ठीक है, बहुत संभाविक है। और ये जो 7 बच्चे मेरी इस बुक में हैं, स्केलिंग माउंट यूपीएससी, या जो हिंदी में है लक्ष्य यूपीएससी, तो उन सब बच्चों को ऐसी स्टेज आई जब उनको डिप्रेशन हुआ, जब उनको लगा वो कुछ नहीं कर पाएंगे, जब उनको लगा कि सिलेबस पूरा नहीं हो पा रहा है, सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। तो ऐसा हुआ, ये नॉर्मल बात है। पहली बात तो इससे वो नहीं होना चाहिए कि ये मेरे साथ ही हो रहा है, सभी बच्चों के साथ हो रहा है। दूसरा, टोटली कट ऑफ आपको नहीं करना अपने आप को, क्योंकि आपकी फैमिली और आपका फ्रेंड सर्कल आपका बहुत बड़ा सपोर्ट होता है। तो ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं रखें, 1-2 फ्रेंड्स जिनके साथ शेयरिंग हो सकती है, और फैमिली का सपोर्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है। फैमिली जब साथ होगी, फैमिली जब आपको हिम्मत देती रहेगी, फैमिली जब आपका उत्साह बढ़ाती रहेगी, तो आप ज़रूर सक्सेसफुल होंगे, आपको ये मेंटल हेल्थ इशू नहीं आएंगे। तीसरा, चाहे कितना भी पढ़ाई करनी पड़े, लेकिन थोड़ा सा समय अपने लिए बच्चे को निकालना चाहिए। एक्सरसाइज करे, मेडिटेशन करे, योगा करे, मतलब दिन में 45 मिनट, कम से कम 45 मिनट से 1 घंटा ज़रूर अपने लिए निकालना चाहिए, जिसमें कि जो सारी स्ट्रेस जिन चीज़ों से दूर होती हैं, चाहे लाफ्टर क्लासेस हो, चाहे वो मेडिटेशन हो, चाहे रनिंग हो, जॉगिंग हो, कोई गेम हो, वो ज़रूर उसमें इन्वॉल्व होना चाहिए। टोटली जीरो नहीं कर देना है फिज़िकल एक्टिविटी को, उससे भी आपको मिलेगा। फिर कुछ बच्चे ये करते हैं कि थोड़ी पूजा कर लेते हैं दिन में, दिया जला लेते हैं एक बार, तो उससे भी हिम्मत बनती है। या कभी ज़्यादा डिप्रेशन हुआ तो माँ के सामने बात कर लेते हैं, पेरेंट्स से बात कर लेते हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप कनेक्टेड रहें, कनेक्शंस कम हो लेकिन कनेक्टेड रहें। दूसरा, केवल पढ़ाई नहीं, थोड़ा सा समय अपने लिए ज़रूर निकालें। एक और हमने चैलेंज देखा है, मतलब जनरल आजकल हो गया है कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सारे अटेम्प्ट एग्जॉस्ट करते हैं, और उसके बाद फिर उन्हें दोबारा से शुरुआत करनी होती है क्योंकि यूपीएससी हुआ नहीं है, दूसरे डिफरेंट कैरियर में डिफरेंट जॉब, उनका एक्सपीरियंस भी नहीं है, एक जीरो से शुरुआत करनी होती है। तो ये भी एक मेजर इशू है आजकल के यूपीएससी एस्पायरेंट्स का, वो लास्ट स्टेप तक लगे रहते हैं, मतलब लास्ट चांस तक। तो इस पे आपका क्या व्यू है कि एक स्टूडेंट को 3-4 अटेम्प्ट्स के बाद अपना बैकअप प्लान ढूंढना चाहिए? देखो, मैं तो बोल दूंगा कि हाँ, ढूंढना चाहिए, लेकिन एवन एक ब्यूरोक्रेट्स ने, मैं नाम नहीं ले रहा, बट उन्होंने भी पीछे कुछ यूपीएससी के अटेम्प्ट्स के लिए जो स्टूडेंट्स इतने अटेम्प्ट कर रहे हैं उसके ऊपर मैं कमेंट किया था। नहीं, डेफिनेटली, लेकिन ये साइकिल इस तरह की है कि इसमें से बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। हालांकि रैशनल थिंकिंग जो है वो ये बोलेगी कि आपने 3-4 अटैम्प्ट दे दिए, आपको अपना लेवल का असेसमेंट हो गया, तो आप बाहर निकल जाएं। लेकिन हमेशा ये लगा रहता है कि नहीं, अगली बार मैं बन सकता हूँ, अगली बार मैं कर सकता हूँ। तो पहली बात तो अपना लेवल का असेसमेंट कर लेना चाहिए कि अगर प्रीलिम्स ही क्लियर नहीं हो रहा है 3-4 अटैम्प्ट में, या प्रीलिम्स के बाद मेंस ही क्लियर नहीं हो रहा है 3-4 अटैम्प्ट में, तो फिर मेरे ख्याल से अपना दूसरा करियर ऑप्शन देख लेना चाहिए। लेकिन मुश्किल तब होती है जब आपके दोनों स्टेज क्लियर हो जाते हैं, इंटरव्यू तक भी में आ जाते हैं, मेंस भी क्लियर हो जाता है, फिर छोड़ना मुश्किल होता है थोड़ा।
तो उस समय में मैं कहूँगा कि एक थोड़ा अल्टरनेट करियर पे भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इससे मिलते जुलते बहुत करियर हैं, ताकि आपको एक सिक्योरिटी रहे, आपकी फैमिली को भी एक सिक्योरिटी रहे। तो जो दूसरे एग्ज़ाम्स हैं, चाहे स्टेट सिविल सर्विस के एग्ज़ाम हैं, चाहे रेगुलेटरी बॉडीज़ के एग्ज़ाम हैं, चाहे कोई और बैंक के एग्ज़ाम्स हैं, जिनमें सिमिलर सा ही स्किल सेट्स की ज़रूरत होती है, जनरल नॉलेज की ज़रूरत होती है, तो उनको तो ज़रूर साथ में कर सकते हैं 1-2 अटेम्प्ट के बाद, ताकि एक सिक्योरिटी आपकी रहे। तो मैं इस आगे दोबारा से अपनी किताब पे आता हूँ। इसमें भरत सिंह हैं, वो जो टाटा मोटर्स में इंजीनियर थे, फिर उन्होंने रिज़ाइन किया और उसके बाद में तैयारी की। पर एक स्टेज आई दो बार अटेम्प्ट के बाद कि उनको लगा कि थोड़ा कुछ तो मेरे पास जॉब सिक्योरिटी होनी चाहिए। तो उसने फिर सेंट्रल जो सीएपीएफ है, आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, उसका एग्ज़ाम दिया, वो भी क्लियर हुआ। फिर नाबार्ड का एग्ज़ाम दिया, नाबार्ड में क्लियर हुआ, तो नाबार्ड का उसने ज्वाइन भी कर लिया था जॉब। तो एक जॉब का दूसरा जो अल्टरनेट करियर पाथ एक दिमाग में रखना ज़रूर चाहिए, थोड़ा उस पे अटेम्प्ट भी रखना चाहिए। अगर एक क्वेश्चन और पूछना चाहूँगा आपसे रिलेटेड कि अगर आपका यूपीएससी नहीं क्लियर होता सपोज, तो आपका क्या प्लान बी क्या था? मैं तो वेटनरी डॉक्टर हूँ, तो मेरा एज वेटनरी डॉक्टर मेरे को जॉब भी मिल गई थी राजस्थान गवर्नमेंट में। तो मेरा एक प्लान भी था कि अगर नहीं हुआ तो मैं वेटनरी डॉक्टर हूँ, और फिर शायद मैं एकेडमिक्स में जाता, उसमें और पढ़ाई करके मास्टर्स और पीएचडी करके एकेडमिक्स मेरे लिए एक दूसरा शायद अल्टरनेट करियर होता, जो मैं अभी भी परस्यू कर रहा हूँ कि ये नौकरी ख़त्म होने के बाद, रिटायरमेंट के बाद ज़रा एकेडमिक्स में जाया जाए। और यूपीएससी सबसे टफेस्ट एग्जाम माना जाता है कंट्री में। मैनी पीपल से इट इज़ अनप्रेडिक्टेबल है कि आपका मान लो फर्स्ट ईयर में मान लो प्रीलिम्स ही नहीं निकला, बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन्होंने नेक्स्ट ईयर एग्जाम ही क्लियर कर दिया है। डू यू एग्री विद दिस? मतलब आप सहमत हैं इससे? देखो, टोटली अनप्रेडिक्टेबल नहीं है। आप ये कहोगे कि ये टोटली अनप्रेडिक्टेबल एग्ज़ाम है, नहीं नहीं नहीं, ये कोई ऐसा नहीं है कि ये कोई गैम्बल है, जुआ है या कुछ है, नहीं। अगर आपने सिंसियरली तैयारी की है तो आपका सिलेक्शन होगा। अगर आपने बिल्कुल सिंसियरली तैयारी ही नहीं की तो आप बाहर हैं। अनप्रेडिक्टेबिलिटी है थोड़ा सा परसेंटेज। अनप्रेडिक्टेबिलिटी आती है कि इंटरव्यू स्टेज में आपसे क्या क्वेश्चन पूछा गया, या मेंस में भी बहुत अनप्रेडिक्टेबिलिटी नहीं है, लेकिन हो सकता है कि जो लास्ट स्टेज में आपने तैयारी की उससे ज़्यादा क्वेश्चन आ गए, उसकी मेमोरी आपकी ज़्यादा अच्छी थी तो आपको थोड़े से अच्छे मार्क्स मिल गए। बट टोटली अनप्रेडिक्टेबल नहीं है। अगर आप मेहनत से काम कर रहे हैं तो आपका सिलेक्शन होता है। अगर आप केवल पढ़ने का वो कर रहे हैं, फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं, या आप अपने कंफर्ट जोन के अंदर ही घुसे हुए हैं कि मैं तो बस इतना ही कर सकता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा, तब ऑब्वियसली आपका सिलेक्शन नहीं होगा। पर क्या होता है मैं बताता हूँ। इसमें फिर वापस किताब पे आता हूँ। इसमें वसीम अहमद भट्ट की स्टोरी है, जो कश्मीरी बच्चा है। उसका फर्स्ट अटेम्प्ट में ही प्रीलिम्स भी क्लियर हुआ, मेंस भी क्लियर हुआ, उसको आईआरएस में सिलेक्शन हुआ। सेकंड अटेम्प्ट में प्रीलिम्स में वो ओवर कॉन्फिडेंट हो गया। एक तो तैयारी का समय कम मिलता है, क्योंकि जब फाइनल रिजल्ट आता है और अगले प्रीलिम के बीच में बहुत कम समय होता है। दूसरा, उसको लगा कि मैं तो एक बार प्रीलिम्स भी कर चुका हूँ, मेंस भी कर चुका हूँ, इंटरव्यू में भी कर चुका हूँ पास, तो वो ओवर कॉन्फिडेंस एक उसके दिमाग में रहा और उसका प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ। तो ये एक चीज़ होती है। दूसरा, इसी तरह इसमें एक और स्टोरी है। मिन्नू पीएम जो केरला पुलिस में जूनियर क्लर्क थी, उसका पहली बार में क्लियर हुआ, सेकंड अटेम्प्ट में क्लियर हुआ प्रीलिम्स और मेंस, फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ। नेक्स्ट अटेम्प्ट में प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि सीसेट में अच्छा नहीं किया। और सीसेट में अच्छा क्यों नहीं किया कि जनरल स्टडीज़ के पेपर के बाद वो अपना जनरल स्टडीज़ का ही चेक करती रही कि मैंने कौन सा क्वेश्चन किया है, कौन सा नहीं किया है, और उसमें कुछ क्वेश्चन उसको लगे कि गलत हो गए तो उसका पूरा मूड ख़राब हो गया और वो फोकस नहीं कर पाई सीसेट पे, तो सीसेट में फेल हो गई, हालांकि जनरल स्टडीज़ में अच्छे नंबर आए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें कई बार आपका अगला स्टेज में बाधा बन के आती हैं। अगर आपको यूपीएससी एज ए यूपीएससी एस्पायरेंट आज के टाइम में, जैसे आपको यूपीएससी का प्रिपरेशन करना है और आपने जब अपने टाइम में किया था, तो कोई एक अप्रोच जिसे आप चेंज करना चाहेंगे जो आपने उस टाइम पे फॉलो की थी? बिल्कुल, अभी तो काफ़ी पैटर्न भी चेंज हो गया है, अप्रोच भी चेंज हो गए हैं। तो एक तो अप्रोच जो मेरे समय हमने नहीं की वो था मॉक टेस्ट और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। तो
हमारे समय में इतने ज़्यादा मॉक टेस्ट का फैशन नहीं था, होते भी नहीं थे, लेकिन आजकल ये बहुत ज़रूरी है कि प्रीलिम्स के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट दिए जाएं। और आजकल होता भी है, लोग बच्चे करते भी हैं। इसमें जो मेरी बुक में एस्पिरेंट्स या जो सक्सेसफुल कैंडिडेट्स हैं, उन्होंने 25-25 मॉक टेस्ट दिए हुए हैं, 30 मॉक टेस्ट दिए हैं। तो मॉक टेस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी है। इसी तरह आंसर राइटिंग प्रैक्टिस एंड कंपेयरिंग देम विद मॉडल आंसर्स, वो बहुत इंपॉर्टेंट है मेंस के लिए, जो हमने नहीं की थी, लेकिन अगर आज वो मेरे को एग्ज़ाम देना हो तो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस बहुत सारी करनी पड़ेगी। इस बुक से अगर एज ए यूपीएससी एस्पायरेंट क्या मैसेज जो है, एक मेन मैसेज निकल के आ रहा है? किसी यूपीएससी एस्पायरेंट को ये बुक पढ़नी है? नहीं, बुक इस हर एक को पढ़नी चाहिए, क्योंकि जो सक्सेस स्ट्रेटजीज़ हैं, जो सक्सेस मंत्राज हैं, वो किसी भी करियर के लिए सेम ही होते हैं। यस। तो आईएएस एस्पिरेंट हो, चाहे उसको कॉरपोरेट सेक्टर में आगे बढ़ना हो, चाहे किसी और सेक्टर में आगे बढ़ना हो, उसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है कि सबसे पहले आपका बड़ा सपना होना चाहिए कि आपको कुछ बनना है, आपको आईएएस ऑफिसर बनना है, आपको सिविल सर्विस ऑफिसर बनना है। तो सबसे पहले सपना होता है, फिर उस सपने को दिन रात जीना पड़ता है। चाहे आपको ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाना है, तो एक सपना होगा कि मेरे को ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेके आना है। फिर ऐसे तो आएगा नहीं केवल सोचते रहने से। फिर आपको रात दिन उसके लिए मेहनत करनी है, रात दिन उसी में घुसे रहना है, रात दिन उसी के बारे में सोचना है, और फिर मेहनत भी करनी है। एक स्ट्रेटजी के साथ, प्लानिंग के साथ मेहनत करनी है। तो चाहे आईएएस का एग्ज़ाम देना है, चाहे आपको एक दोबारा मैं कहूँगा ओलंपिक मेडल लाना है, या कॉरपोरेट में टाइकून बनना है, तो फिर उसको एक स्ट्रेटजी से, प्लानिंग से आपको मेहनत करनी है। तो इससे मैसेज यही है कि आप खूब बड़ा सोचिए, उसको सोच को हमेशा अपने दिमाग में रखिए, उसको एक स्ट्रेटजी से, एक अपनी मेहनत से, एक प्रॉपर प्लानिंग से उस सपने को पूरा करने की कोशिश कीजिए। और ऑनेस्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने आप से ऑनेस्ट रहें, अपनी फैमिली से ऑनेस्ट रहें कि हाँ मैं मेहनत कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि किसी को दिखाने के लिए कर रहा हूँ। तो ऑनेस्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑनेस्टली अपने कैरियर, अपने सपने को, अपने गोल को परस्यू करिए, तो आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। अब आते हैं आपके ब्यूरोक्रेटिक करियर पे। कोई टफेस्ट डिसीजन आपने अपने ब्यूरोक्रेटिक करियर में लिया हो? टफेस्ट डिसीजन तो बहुत सारे टफ डिसीजन होते हैं ब्यूरोक्रेसी में, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी जैसे मैंने बताया था, अरुणाचल का मैं वापस एग्जांपल देता हूँ। जब एक डिस्ट्रिक्ट में मैं गया था, वहाँ पे एक स्लेवरी सिस्टम उस समय में था, और एक ट्राइब जो है वो दूसरी ट्राइब की स्लेव थी, जो हमने छुड़ाए बहुत सारे और उनको मुक्त कराया स्लेवरी से। पूरा अभियान चला, स्लेवरी मुक्त अभियान। उसमें वो जो स्लेवरी सिस्टम था, तो स्लेव्स वर ऑल्सो स्टेटस सिंबल, कि जो एफ्लुएंट लोग हैं उनके यहाँ 8-10 लोग होते थे जो स्लेव या सुलुंग ट्राइब के लोग होते थे। तो ऐसे ही कुछ स्लेव्स होम मिनिस्टर के घर पे भी थे, जो स्टेट के होम मिनिस्टर थे उस समय के, और हमने वहाँ से भी पुलिस भेज के वहाँ से स्लेव मुक्त कराए, जो स्टेट का होम मिनिस्टर है। आई थिंक दैट वाज वेरी टफ डिसीजन एट दैट टाइम। अगर हम बात करते हैं, बहुत सारे मिथ रहते हैं, मतलब जनरल पब्लिक के माइंड में भी, अबाउट द सिविल सर्वेंट्स, तो आप उन पे, आपका क्या व्यू है? देखो, एक तो बहुत मिथ रहता है कि सिविल सर्वेंट बहुत मौज करते हैं, बहुत आराम की नौकरी है, बहुत सुख सुविधाएं हैं, बहुत कुछ है। तो ये एक मिथ है। सिविल सर्वेंट बहुत काम करते हैं, रात दिन काम करते हैं। इतना काम दूसरे किसी उसमें शायद नहीं होता होगा जो ऑनेस्टली सिविल सर्वेंट्स काम करते हैं। दिन में 14 घंटे, 12 घंटे, 13 घंटे, सैटरडे संडे को भी, छुट्टियों के दिन में भी, तो बहुत काम करते हैं। ये बहुत एक मिथ मैं दूर करना चाहूँगा कि जो ये नहीं सोचना है कि सरकारी नौकरी है, कोई काम नहीं है। अगर कोई एस्पिरेंट इसलिए सरकारी नौकरी में आना चाहता है कि कुछ काम नहीं होता है, तो वो गलत है, फिर वो नहीं आए। तो बहुत काम करना पड़ता है और बहुत काम करना भी चाहिए। और दूसरा है कि बहुत सुख सुविधाएं, ऐसा कुछ नहीं है, ये भी एक जॉब है बाकी जॉब की तरह। इसमें कोई बहुत सुख सुविधाएं हो ऐसा नहीं है, एक डिसेंट जॉब है, डिसेंट आपको घर मिलेगा, डिसेंट सुविधा मिलेगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत रात दिन सुख सुविधाओं में ही लोटे हुए हैं, ऐसा कुछ नहीं है।
तो ये एक और मिथ सिविल सर्वेंट को लेके है। तो ये 2 मिथ मैं बताना चाहता हूँ। आपकी सिविल सर्वेंट जर्नी में जैसे आपने डिप्टी कमिश्नर एज ए डीसी काम किया, उसके बाद आप दिल्ली में सीएम के सेक्रेटरी भी रहे, अभी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में, तो कौन सा पार्ट आपको सबसे ज़्यादा मोटिवेटिंग और या मतलब जो आपको सबसे ज़्यादा मतलब इंस्पायर करता है जॉब के लिए? सबसे ज़्यादा इंस्पिरेशनल पार्ट होता है जब आप डीसी होते हैं डिस्ट्रिक्ट में, या इवन एसडीएम सब डिविजनल मजिस्ट्रेट या डिप्टी कलेक्टर। तो वो क्योंकि उस समय एक तो आप में बहुत जोश होता है, नई सर्विस होती है, बहुत यंग होते हैं, बहुत सपने होते हैं, बहुत काम करने का जज्बा होता है, बहुत सारा। और दूसरा, उस समय लोगों से आपका डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है। आपको दिन में 100 लोग मिलने आते हैं अपनी समस्याओं को लेके। आप भी बहुत फील्ड में घूमते हो, आप लोगों को जानते हो, लोगों के लिए कुछ कर सकते हो, डायरेक्टली आप इम्पैक्ट कर सकते हो। उसके बाद जैसे जैसे सचिवालय में चले जाओगे तो आपको थ्रू डिप्टी कमिश्नर्स या थ्रू डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स काम करना पड़ेगा, तो आपका वो डायरेक्ट इंटरेक्शन थोड़ा कम हो जाता है। भारत सरकार में आएंगे तो और आपको स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू काम करना होगा। तो इसलिए हमेशा जो सबसे गोल्डन फेज़ मैं बोलूँगा वो होता है जब आप डिस्ट्रिक्ट में होते हैं, जब आप फील्ड में होते हैं, जब आप सीधा लोगों की लाइफ में चेंज ला सकते हैं। और सभी आईएएस आईपीएस ऑफिसर याद भी उसी पीरियड को करेंगे। आप देखना, किसी से भी आप पूछ लेंगे, रिटायरमेंट के बाद भी पूछ लेंगे, बोलेगा कि जब मैं वहाँ कलेक्टर था, जब मैं वहाँ डीसी था तो मैंने ये किया था। वो इसलिए कि आप उस समय सीधा लोगों से बात कर रहे होते हो, सीधा उनकी लाइफ में चेंज ला सकते हो। और आपके अपने आपकी प्रिपरेशन जर्नी, उससे पहले एकेडमिक्स और अभी से एज ए सिविल सर्वेंट, इस जर्नी के दौरान आपको सक्सेस क्या लगता है कि क्या है एक्चुअल में सक्सेस? एक्चुअल सक्सेस है जब आप किसी की लाइफ में चेंज ला सकते हो, वो एक्चुअल सक्सेस है। चाहे आप एक बच्चे को भी उसका करियर बना सकते हो, वो सक्सेस है। एक कोई किसी को पेंशन नहीं मिल रही है, वृद्ध माँ को, उसको अगर आप उस सरकार से पेंशन दिला सकते हो, वो सक्सेस है। सक्सेस की डेफिनेशन सबकी अलग अलग होती है, लेकिन मेरी सक्सेस की डेफिनेशन यही है कि अगर आप लोगों की लाइफ में कुछ चेंज कर सकते हैं, जो भी आपको ईश्वर ने शक्ति दी है या आपको पोजीशन दी है या आपको काबिलियत दी है, उसको यूज़ करके आप क्या सोसाइटी में ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हो, क्या किसी की लाइफ में बदलाव ला सकते हो, पॉजिटिव बदलाव, तो वही सक्सेस है। जब आप एक छोटा सा भी अच्छा काम करके वापस जाते हैं घर अपने, उस समय आपको जो जॉब सेटिस्फेक्शन मिलती है कि मैंने आज एक अच्छा काम किया, वही सबसे बड़ी सक्सेस अब आते हैं यूपीएससी प्रिपरेशन की तरफ। तो एक कोई भी एस्पायरेंट है, उसको कैसे डिसाइड करना चाहिए कि उसे यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी चाहिए? उसको देखो, एस्पिरेंट है तो अपने आप चाहेगा करनी, पर उसको किस में जाना सबसे पहले बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपके अंदर की कॉल क्या है, आप क्या करना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो उसको समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर मैं कहूँगा कि अगर आप लोगों की सेवा करना चाहते हैं, अगर आप देश में चेंज लाना चाहते हैं, अगर आप देश के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो आपको सिविल सर्विस की तरफ जाना चाहिए। अगर आपका है कि नहीं, मेरे को तो पैसा अर्न करना है, मेरे को तो विदेशों में घूमना है, मेरे को तो बहुत वर्क लाइफ बैलेंस एंजॉय करना है, तो आपके लिए सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम ठीक नहीं है। फिर आपको दूसरा कैरियर चुनना चाहिए। सिविल सर्विस में आपको दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी, दिन रात लोगों के लिए काम करना पड़ेगा। आपकी सैलरी इतनी अच्छी नहीं होगी जितनी कॉर्पोरेट में होती है, आपकी सुविधाएं भी इतनी अच्छी नहीं होंगी जितनी बहुत कॉर्पोरेट में होती हैं। आप हर साल बाहर विदेश में नहीं घूम पाएंगे, इवन देश में भी घूमने के कम मौके मिलते हैं। तो आपको वो प्रायोरिटी पहले क्लियर करनी चाहिए कि आपकी कॉल क्या है। अगर आपकी कॉल सही है तभी इस डायरेक्शन में जाएं, तभी आपको वो मोटिवेशन मिलता रहेगा, तभी जो 2 साल 3 साल की ये टफ जर्नी है इसको आप पार कर पाओगे। तो एनी कोई स्पेसिफिक एडवाइस जो आप यूपीएससी एस्पायरेंट्स को देना चाहेंगे? हाँ, पहली बात तो मैं कहना चाहूँगा कि आपको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, लेकिन मेहनत करने के बाद उसका फल भी बहुत अच्छा है। जितनी आपने मेहनत की
उससे कई गुना आपको अच्छा फल मिलेगा जब आप अलग अलग जगह जाके लोगों के लिए काम कर पाएंगे। जब आप अलग अलग जाके जो आपकी प्रायोरिटी हैं उसको फील्ड पे उतार पाओगे। जैसे मेरी थी कि एजुकेशन होना चाहिए, तो 100% एनरोलमेंट उस समय बहुत मुश्किल काम होता था ज़िले में, लेकिन हमने किया। या हेल्थ को इम्प्रूव करना है तो हेल्थ सर्विस डिलीवरी उन्होंने इम्प्रूव की। तो ये आज भी अगर मेरे को करियर चुनने का मौका मिले कि मेरी वापस मेरे को डिसाइड करना है मेरा क्या करियर होगा, तो मैं सिविल सर्विस को ही, आईएएस को ही चुनूँगा, क्योंकि इतना सारा इसमें आपको चैलेंजेस मिलते हैं, इतनी सारी आपको वैरायटी मिलती है, इतना आपका स्टेटस भी रहता है, इतना आपको काम करने का मौका मिलता है। तो ये जो जर्नी है 2-3 साल की, ये वर्थ है, आपको ज़रूर करनी चाहिए। जो मेहनत इसमें आप करेंगे वो आपको कभी भी उसके ऊपर पश्चाताप नहीं होगा कि मैंने इतनी मेहनत की और कुछ है नहीं। प्रिपरेशन जर्नी से भी आप कुछ अपनी जो प्रिपरेशन जर्नी रही थी यूपीएससी एग्जाम के लिए, जो आपको सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी थी, वो स्टूडेंट्स को एडवाइस करना चाहेंगे? सबसे इम्पॉर्टेंट है कि रिवीजन करते रहना चाहिए। नोट्स इम्पॉर्टेंट है कि आप सारे नोट्स अच्छे से बनाएं, और मैं थोड़े शॉर्ट नोट्स भी बनाता था ताकि रिवीजन में 3rd-4th रिवीजन में पूरा का पूरा रिवीजन नहीं करना पड़े। शॉर्ट वाले नोट से मेन पॉइंट आपको याद हो जाएं, और फिर उसको आप एलेबोरेट तो कर ही पाते हो जब एग्ज़ाम में जाते हो। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है नोट मेकिंग एंड रेगुलर रिवीजन, एंड इवन मेकिंग वेरी शॉर्ट नोट्स। कोट्स को लिख लेना कहीं पे, जो कई बार फार्मूला यूज़ होते हैं तो फार्मूलाज को याद कर लेना या लिख लेना, ताकि रोज़ाना आप देख पाओ और आपको याद हो जाए। सो थैंक यू सर फॉर दिस वंडरफुल सेशन। थैंक यू वेरी मच। सारे पॉइंट्स जनरली डिस्कस कर लिए हैं जो आज के यूपीएससी एस्पायरेंट्स के चैलेंज रहते हैं, और उनके माइंड में भी बहुत सारे क्वेश्चन चलते हैं कि एज ए सिविल सर्वेंट क्या रहता है, क्या चैलेंजेस हैं। तो वंस अगेन थैंक यू फॉर coming on our platform. Thank you very much, and all the best to all your aspirants and all the aspirants who are watching this show. Thank you, sir.